Hi guys, I am Mukesh Gupta. Welcome to my YouTube channel. हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 10 व्यक्तिगत विभिन्नता शुरू करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पर सीडीपी का कंप्लीट सीरीज कराया जाएगा और सीडीपी का अन्य पार्ट को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और मैं आपसे लास्ट यही कहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं, या तो वो गुण या तो बुद्धि के आधार पर उनमें कुछ विभिन्नता होगी, या व्यवहार के आधार पर होगा, या रूप के आधार पर होगा, या भावना के आधार पर होगा। किसी न किसी गुण के आधार पर दो व्यक्तियों में विभिन्नता जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है शील गुण क्या है, ठीक है। तो समझ लेते हैं। भावना, व्यवहार एवं विचारों को शील गुण कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, विभिन्नता व्यक्तियों के शील गुणों में पाए जाने वाले अंतर से होता है। तो विभिन्नता का अर्थ होता है दो व्यक्तियों में जो शील गुणों का जो अंतर होता है उसे विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकास अर्थात वर्धन की विभेदीय दर, ठीक है। बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में अंतर पाया जाता है। शारीरिक विकास का मतलब हुआ दो बालकों का बात किया जाए, दो बालकों में तुलना किया जाए तो किसी का वजन अधिक होता है, किसी का वजन कम होता है, किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी की लंबाई कम होती है। और बात करते हैं परिपक्वता का, तो सीखने की जो एक अधिकतम सीमा होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीखने की विभेदीय दर, ठीक है। एक ही उम्र के बालकों में सीखने की क्षमता अलग अलग होता है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मैथ का, तो कोई बच्चा उस मैथ के क्वेश्चन को आसानी से समझ लेता है, एक बच्चा उसे नहीं समझ पाता है। तो एक ही उम्र के बालकों में सीखने की भी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शील गुणों के परस्पर संबंध। एक शील गुण में अंतर दूसरे शील गुण को प्रभावित कर देता है। ऐसे समझ लेते हैं, अगर किसी बालक का व्यवहार अच्छा है तो उसकी भावना भी अच्छा होगा, उसका विचार भी अच्छा होगा। समझ में, अगर व्यवहार अच्छा है तो उसके साथ क्या अच्छा होगा, उसकी भावना भी अच्छा होगा, उसकी विचार भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि प्रत्येक शील गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। एक शील गुण ऐसे होते हैं जिनका विकास आनुवंशिकता के कारण होता है। इसका मतलब हुआ आनुवंशिकता के आधार पर देखा जाए तो अगर माता पिता का शील गुण अच्छा है तो उसके संतान का भी शील गुण क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये आनुवंशिकता के आधार पर है, ठीक है। अब बात करते हैं शील गुण अर्जित होते हैं। तो शील गुण जो अर्जित होता है उसका वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव करता है। अगर व्यवहार हम लोग समाज में या वातावरण में रहकर जो हम लोग सीखते हैं, या हमारे विचार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, या भावना में जो कुछ परिवर्तन होता है, उसमें वातावरण का एक अहम भूमिका होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया
कि शील गुण आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, वातावरण पर भी निर्भर करता है, और एक ऐसा शील गुण होता है जो दोनों का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। कुछ ऐसे शील गुण होते हैं जिन पर दोनों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया गया है, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट है, प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक रूप का दो विराट कोहली, ठीक है, क्या लगता है उनका रूप समान है तो क्या उनके गुण भी समान होंगे? क्या उनके व्यवहार भी समान होगा? क्या उनका भावना भी समान होगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी गुण में कुछ अंतर तो पाया ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत भेद होता है वो बुद्धि स्तर में होता है, उपलब्धि में होता है, रुचियों में होता है, सीखने में होता है, सामाजिक में होता है, भाषा में होता है और विचारों में होता है। तो दो व्यक्तियों में जो भेद होता है वो इनके आधार पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट नोट है जो इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। वंशानुक्रम के आधार पर उत्तम शील गुणों वाले माता पिता के बच्चों में भी उत्तम शील गुण होते हैं। तो वंशानुक्रम का अर्थ होता है कि उत्तम शील गुण वाले माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो भी उत्तम शील गुण वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्ति विभिन्नताओं को जानने की विधियाँ, ठीक है। तो दो व्यक्तियों में जो विभिन्नता होती है वो बुद्धि परीक्षण के आधार पर हम लोग जान सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर जान सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण के आधार पर जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो किसके आधार पर भिन्न होते हैं? विकास की दर से भिन्न होते हैं। तो समझ लीजिए विकास कई प्रकार का होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। तो किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया? तो सब व्यक्तिगत विभिन्नता पर सबसे पहले कार्य गाल्टन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो विद्यालय का जो अहम भूमिका होता है, जो पाठ्यचर्या होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।